Good evening, friend. This is Anil Bairagi, sir, and today we are going to discuss the chapter of second of the history, and that is New Kings and Kingdom. In this chapter, we'll discuss how the new kings come in the India and how does they rule, how did they modify the administration of the India, and finally we'll discuss the Chola administration. How did they modify the administration system and how did they modify the agriculture method in India? So let's start the new kings and kingdoms. The period between 700 to 1200 CE witnessed the rise of many regional kingdoms in North and South India. These regional kingdoms were in constant warfare with one another to gain control over neighboring countries and conquer strategic regions. 700 से 1200 सीई के बीच में, कॉमन एरा के बीच में, ये वो समय था जब बहुत सारे राजा, है ना, बहुत सारी विरासतें जो थी, बेसिकली वो भारत के नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कंट्रोल करना चाहती थी, अपनी सत्ता अपनी नीति के आधार पर स्थापित करना चाहती थी। तो किस तरह से इसमें कौन कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी सत्ता जमाने की कोशिश की, है ना, वो हम बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट आता है प्रतिहार के बारे में, है ना। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें प्रतिहार, जैसे अगर हम बात करें कि कौन कौन सी न्यू किंगडम्स इसमें आई थी, सो राइज ऑफ द न्यू किंगडम्स, of these kingdoms that emerged, the Pratiharas in western India, the Pals of Bengal and the Rajput of the Deccan were the most powerful. अगर हम बात करें कौन वंश या कौन सा शासक जो थे, किस प्रकार के शासनकारी इसमें ज्यादा मजबूत रहे थे, तो वेस्ट इंडिया में प्रतिहार वंश रहा था, बंगाल में पाल वंश रहा और राजपूत जो था दक्कन में ज्यादा ताकतवर माना जाता था। तब प्रतिहार के बारे में पढ़ते हैं। तो The Pratiharas, also known as the Gujarat Pratiharas, dominated western India and the upper Gangetic Valley. They had established their kingdom in Marwar. They became prominent during the reign of Nagbhat I, 750 to 780 Common Era. He conquered Malwa and Bharuch. He defeated the Arabs who wanted to capture Malwa. It was under Mihir Bhoj that the Pratiharas became very powerful. Mihir Bhoj expanded the Pratihara territories by conquering the Punjab, Awadh, Malwa and Gujarat. He made Kannauj his capital. The Pratihara dynasty declined by the end of 10th century. अगर हम प्रतिहार की बात करें या प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार जो थे, इन्होंने वेस्ट इंडिया को डोमिनेट किया था और गंगा नदी की जो ऊपरी छोर है, जो ऊपरी मतलब मैं बात कर रहा हूं जो ऊपर की पर्वतीय श्रृंखलाएं जो थी, मतलब गैंगेटिक वैली जो था, वहां पर इनका ज्यादा राज रहा। इन्होंने अपनी जो राज्य था, है ना, बेसिकली मारवाड़ में स्थापित किया। उसके बाद ये जो थे, इन्होंने मालवा और भरूच में नागभट्ट की मदद से मतलब नागभट्ट पहले शासक रहे प्रतिहार वंश के, है ना, जिन्होंने मालवा वंश में अपनी सत्ता जमाई थी। इसके बाद इन्होंने, नागभट्ट की बात कर रहा हूं, इन्होंने अरब को हराया जो कि मालवा को कैप्चर करना चाहते थे और मिहिर भोज के शासन में प्रतिहार काफी ताकतवर रहे। मिहिर भोज ने अपनी जो सत्ता थी या सल्तनत जो थी, आप इसे कह सकते हैं, हालांकि सल्तनत सुल्तान वंश में ज्यादा सुनने को मिलता है ना, तो आप बोल सकते हो जो शासन बोल सकते हो बाउंड्रीज जो उनकी थी, है ना, जो टेरिटरीज थी, एक्चुअली टेरिटोरियल एक्सपांशन जिसे हम सही वर्ड में कहेंगे, तो जो टेरिटरीज थी वो मिहिर भोज के नेतृत्व में ज्यादा एक्सपांशन हुई, है ना। जैसे पंजाब को कॉन्कर किया उन्होंने, मालवा को किया, अवध को किया, गुजरात को किया। उसके बाद मिहिर भोज ने, जो कि प्रतिहार वंश के थे, उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद 10th सेंचुरी के आसपास प्रतिहार वंश जो था वो समाप्त हो चुका था, उसका अंत आ चुका था। अब हम पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। The area that was under the Pal ruler included the states of present-day Bengal, Bihar, parts of Odisha and Nepal. The Pal ruler followed the policy of territorial expansion and were also in conflict with the Pratihars and Rajput. The prominent rulers of the Pal dynasty included Devpal and Mahipal first. Rampal was the last great ruler of the Pal dynasty after Rampal. The Pal kingdom slowly disintegrated in the 12th century due to Khilji invasion. पाल वंश, है ना, और वो जो पाल वंश के अंतर्गत आता था, है ना, वो आज जो मतलब अगर हम वर्तमान हालत की अगर बात करें तो वर्तमान दिनों में बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा के कुछ हिस्से, ये उस समय पाल वंश के हिस्से में आते थे और नेपाल भी, ठीक है। जो पाल वंश के जो शासक थे, है ना, पाल शासक जो थे
बेसिकली वो भी टेरिटोरियल एक्सपांशन यानी कि अपने प्रांतों का विस्तार, इस नीति में विश्वास रखते थे। हालांकि पाल वंश का प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश जो था उनके साथ भी मतभेद हुआ टेरिटोरियल एक्सपांशन को लेकर के। पाल वंश के जो मुख्य शासक थे उसमें देवपाल और महिपाल प्रथम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उसके बाद रामपाल जो थे वो पाल वंश के आखिरी शासक थे। रामपाल जो थे वो पाल डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर रहे। उसके बाद रामपाल के बाद जो पाल वंश जो था, रामपाल राजा के बाद जो पाल वंश जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, है ना। और 12th सेंचुरी के आसपास खिलजी वंश जो था वो भारत में आ चुका था और इससे पाल डायनेस्टी जो थी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। अब हम राजपूत के बारे में पढ़ते हैं। राजपूत वंश कब आया, उसने किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जमाया। चलिए, द राजपूत वर chief in the central India. They later rose to the position of an independent ruling dynasty in the Deccan. Danti Durg was the founder of the Rajput. It was during his rule that the Rajput rose to prominence after defeating the Chalukya. The Rajput established their capital at Malkhed in the Gulbarga district of Karnataka. They were known to be able administrator and excellent military. The strong Rajput army fought the Pal and Pratihars. They were also in conflict with the Pallav. The power of the great Rajput dynasty declined by the 10th century. राजपूत वंश जो था वो केंद्र भारत में यानी सेंट्रल भारत में, मध्य भारत भी आप इसे बोल सकते हो, तो बेसिकली सेंट्रल इंडिया में राजपूत का ज्यादा दबदबा था। बाद में वो दक्कन के अंदर, डेक्कन प्लेटू के अंदर बेसिकली एक इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टी बन गया, है ना, एकमात्र स्वतंत्र वंश जो राज कर रहा था दक्कन प्लेटू में। दंती दुर्ग जो राजा थे वो राजपूत वंश के संस्थापक रहे, ठीक है। उनके वंश के दौरान उन्होंने चालुक्य वंश से भी लड़ाई करी, है ना। हालांकि चालुक्य वंश से हारने के बाद ही राजपूत वंश में एक बोल सकते एक उफान था, है ना, जो उन्होंने प्रोमिनेंट जो लीडरशिप उन्होंने हर जगह ली जहां पर उन्होंने सत्ता जमाई, ये चालुक्य वंश से हारने के बाद एक्चुअली ऐसा हुआ। तो राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने मालखेड़ जो कि कर्नाटका के गुलबर्ग जिले में आता है उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, है ना। बाद में वो अपनी मिलिट्री स्किल्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए जाने गए। उसके बाद राजपूत आर्मी जो थी उन्होंने पाल और प्रतिहार इनसे भी लड़ाइयां की और उसके बाद उनके जो पल्लव वंश जो था उसके साथ भी मतभेद रहे, ठीक है। तो ये जो ग्रेट राजपूत डायनेस्टी जो है बेसिकली ये 10th सेंचुरी के आसपास इसका भी डिक्लाइन हो चुका था। अब हम पढ़ते हैं राइज ऑफ राजपूत कि राजपूत का उदय कैसे हुआ। तो राजपूत का मतलब होता है सन ऑफ रूलर यानी कि शासकों के बेटे, राजपूत है ना, यानी राजाओं के पुत्र या बेटे, सन ऑफ द रूलर। Rajput were of Kshatriya origin and were divided into Suryavanshi and Chandravanshi. The Rajput played a significant role in North India during the 9th and 12th century. The Chauhan or the Chahamans emerged as the most powerful Rajput clan. The Chahamans were the vassals of the Pratiharas and the greatest Chahaman ruler was Prithviraj Chauhan. राजपूत जो थे बेटा, जिसका कि मैंने मतलब बताया है ना कि राजाओं के बेटे, ये दो प्रकार के हुआ करते थे। एक सूर्यवंशी जो सूर्य को अपना आराध्य देवता मानते थे और एक होते थे चंद्रवंशी जो चंद्र को अपना आराध्य देवता मानते थे, ठीक है। राजपूतों का शासन नॉर्थ इंडिया में ज्यादा रहा 9th और 12th सेंचुरी के आसपास। चौहान या चहमान, है ना, चौहान भी कहा जाता था, चहामान भी कहा जाता था, वो बहुत ही मजबूत एक राजपूत शासक माने जाते हैं। इसमें सबसे टॉप पर या जिसे आप बोलते हो ग्रेटेस्ट चहामान रूलर, है ना, ग्रेटेस्ट चौहान या चहामान रूलर जिसे कहा जाता है वो थे पृथ्वीराज चौहान जो कि एक राजपूत थे। अब हम त्रिपाठिक स्ट्रगल फॉर कन्नौज वो पढ़ते हैं कि बेसिकली कन्नौज में हर बार स्ट्रगल क्यों हुए या लड़ाइयां क्यों हुई, ठीक है ना। तो मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूं कि कन्नौज जो था वो बेसिकली गंगा नदी के किनारे एक जगह थी, है ना। अब कन्नौज जो है वो बेसिकली जो भी शासक जो भी राजा आता था उसके लिए कन्नौज एक प्रेफरेबल जगह हुआ करती थी क्योंकि वो व्यापार की दृष्टि से बहुत सही माना जाता था, क्योंकि उस समय जितने भी व्यापार हुआ करते थे वो आपके बेसिकली जल मार्गों से हुआ करते थे, नहीं वाटरवेज के माध्यम से लोग आया जाया करते थे, चीजों का आदान प्रदान किया करते थे। साथ ही नदी के पास बसने का एक मुख्य फायदा या बेनिफिट ये हुआ करता था कि खेती वगैरह में राजाओं को बहुत फायदा मिलता था क्योंकि उस समय मैक्सिमम रेवेन्यू जो होता था उनको एग्रीकल्चर से ही मिलता था। चलिए, तो हम समझते हैं कि बेसिकली
त्रिपाठी स्ट्रगल क्या हुआ करता था, मतलब त्रिपाठी स्ट्रगल किस प्रकार का था, किस प्रकार तीन वंशों ने एक साथ लड़ाई करी कन्नौज के लिए, चलिए समझते हैं। Kannauj was situated near the banks of the Ganga river. Many regional kingdoms wanted to control of Kannauj. Kannauj was a flourishing city since the times of Harshvardhan. Being in the vicinity of the river made it advantageous for trade and agriculture. Even after Harshvardhan's death, Kannauj held significance for many of the regional kingdoms. The three main kingdoms of Pratihar, Pals and Rajput got engaged in tripartite struggle to conquer the city of Kannauj. The conquest of Kannauj was essential for political supremacy in north and central India. It also enabled the control of the fertile Gangetic Valley. चलिए, तो त्रिपाठी स्ट्रगल फॉर कन्नौज में जैसा कि मैंने बताया कि कन्नौज जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हुआ करता था, और इस पे कन्नौज पर लगभग सभी है ना भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वंशों ने है ना या प्रांतों ने राज करने की कोशिश की, है ना। ये हर्षवर्धन के समय, मैं गुप्ता डायनेस्टी की बात कर रहा हूं, है ना, गुप्त साम्राज्य की बात कर रहा हूं। हर्षवर्धन के समय से ही ये एक मुख्य केंद्र रहा, है ना। और उसके बाद चूंकि नदी के पास में है तो ये व्यापार के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए और व्यापार दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद भी कन्नौज जो था वो एक मुख्य केंद्र रहा, एक रीजनल किंगडम रहा बेसिकली। तो हम तीन मुख्य वंश या तीन मुख्य प्रांत है ना, पाल, प्रतिहार और राजपूत, इन तीनों ने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, इसलिए त्रिपाठी स्ट्रगल इसको कहा जाता है, ठीक है ना, कि वो कन्नौज के शहर पर राज करना चाहते थे, है ना। क्योंकि अगर वो कन्नौज पर राज कर लेंगे तो ऐसा उस समय माना जाता था कि पॉलिटिकल सुपरमेसी उन्हीं के पास में रहेगी, राजनीतिक सत्ता और ताकत उन्हीं के पास में रहेगी, और जिन्होंने कन्नौज पर राज कर लेते थे वो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों पर राज कर सकते थे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ इंडिया, कि भारत के मतलब उत्तर भारत में प्रशासन कैसा रहा था। चलिए, द किंग हैड सुप्रीम अथॉरिटी, ही वाज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, he was also the commander in chief of the army. During the period the power of the king weakened and the power of the and feudal lords known as samants emerged. In lieu of a salary, the king would give them land. The main function of the samant was to provide military assistance during war. They declared their independence as soon as they found an opportunity to do so. For instance, the Rajput, who were the feudatories of the Chalukya, declared their independence after Danti Durg defeated the Chalukya king Kirtivarman. तो बेटा बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन कुछ इस प्रकार हुआ करता था कि राजा का होता था मुख्य स्थान, मतलब कह सकते हो प्रधानमंत्री, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता था, यानी मंत्री परिषद, यानी राजा के नीचे मंत्री परिषद हुआ करता था, ठीक है। जो राजा होता था वो कमांडर इन चीफ हुआ करता था आर्मी, यानी आर्मी का यानी आर्मी को निर्देश देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजा के पास हुआ करता था, ठीक है। तो 9th से 12th सेंचुरी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इस समय राजाओं की ताकतें थोड़ी सी कम हुई और फ्यूडल लॉर्ड जो थे, है ना, साहूकार जो लोग थे जिनके पास जमीन हुआ करती थी, जिनको सामंत कहा जाता था, है ना, वो बेसिकली उभर करके आए, ठीक है ना। तो राजा बेसिकली क्या करता था, सामंतों को मिलिट्री की देखरेख के लिए अपॉइंट कर दिया करते थे, है ना। कुछ ऑफिशियल हुआ करते थे, उनको वो बेसिकली मिलिट्री को असिस्ट करने के लिए, मिलिट्री की चीजों को देखने के लिए अपॉइंट कर दिया करते थे, सामंत उन्हें कहा जाता था, ठीक है ना। और बेसिकली राजा उनको सैलरी के रूप में जमीन दे दिया करता था खेती करने के लिए, यह जमीन दे दिया करता था कि तुम उस जमीन पे जो भी रेवेन्यू आता है ना, पर्टिकुलर लैंड पर जो भी रेवेन्यू आता है वो तुम्हारा होता था, ठीक है ना। और जैसे ही सामंतों को कभी कोई मौका मिलता है ना, तो ये अपनी सत्ता जमा लिया करते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर राष्ट्रकूट, है ना, जो कि चालुक्य के अंदर काम किया करते थे, चालुक्य के अंतर्गत राष्ट्रकूट काम किया करते थे, है ना। उन्होंने जब ये देखा कि चालुक्य वंश का राजा कीर्तिवर्मन, है ना, चालुक्य वंश का राजा कीर्तिवर्मन जब जो है राष्ट्रकूट से मतलब दंती दुर्ग से हारने के बाद, है ना, चालुक्य वंश का राजा कीर्तिवर्मन जब दंती दुर्ग से हार गया तो राष्ट्रकूट ने अपनी सत्ता बना ली, मतलब कुछ इस प्रकार वो सत्ता बना लिया करते थे। Some officials who assisted the king in the administration of the kingdom included the Sandhi Vigarika, the foreign minister,
Bandagarica, officer of the government store, Kotapalla, inspector of the fort, Akshpatlika, revenue minister, and Rajpurohita, the royal priest. कुछ और अधिकारी इसके अंदर हुआ करते थे, जिसमें संधि विग्राहिका यानी कि जिसे विदेश मंत्री कहा जाता था, मतलब जो विदेश मंत्री हुआ करता था उसको संधि विग्राहिका कहा जाता था। बंदगारिका ये हुआ करता था सरकार का एक अधिकारी, है ना, ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट स्टोर, यानी जो सरकारी जो स्टोर हुआ करते थे उनका अधिकारी हुआ करता था। उसके बाद कोटपल्ला जो कि किलो का इंस्पेक्टर हुआ करता था। फिर अक्षपटलिका जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करता था, जिसको आप अपनी भाषा में वित्त मंत्री बोल सकते हो, है ना। और राजपुरोहित हुआ करता था जो कि रॉयल या राजघरानों का पंडित हुआ करता था। The kingdom was divided into bhuktis or the provinces, which further divided into vishyas. A governor was assigned to look after the bhuktis, while the vishyas were looked after by the vishyapati. Village was the smallest unit that was looked after the grampati or village headman. The village had their own administrative setup that was overlooked by the village headman, who was assisted by some official. राज्यों को कुछ इस तरह से बांट दिया करते थे, बहुत ही साधारण कैटेगराइजेशन है देखा जाए तो राज्य को भुक्तिज में बांट दिया जाता था, जिनको हम प्रांत बोलते हैं या प्रोविंसेस बोलते हैं। तो राज्यों को भुक्तिज में बांट दिया जाता था और उन भुक्तियों को, है ना, यानी प्रांतों को बाद में विषयाज में बांट दिया जाता था, ठीक है ना। और विषयाज जो होते थे वो विषयपति एक मुख्य अधिकारी हुआ करता था, है ना। जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति, राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था, वैसे ही विषया को देखने के लिए विषय पति हुआ करते थे, ठीक है ना। उसके बाद गांव को भी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट में बांट दिया जाता था, जिनको ग्रामपति का काम होता था देखने का, गांव का मुखिया जिसको ग्रामपति कहा जाता था, है ना। हालांकि कुछ सरकारी अधिकारी हुआ करते थे, कुछ ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो ग्रामपतियों को देखते थे। चलिए अब हम उस समय की सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि उस समय की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। चलिए तो पढ़ते हैं। तो सोसाइटी, द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। The Kshatriya along with the Brahman enjoyed the highest position in society. The Kshatriya were a warrior class that ruled over the kingdom. The Brahman performed the duties of the priest and also gave advice to the king. The Vaishya comprised the traders and merchants who played an important role in the city administration. The Shudra performed all menial jobs and had no right as such. Al-Baruni mentioned this rigid caste system in his book Tahqiq-e-Hind. Al-Baruni, who also mentioned of a new group that emerged during this period, was Kayas, who performed clerical works and were mostly bookkeepers. The position of women declined. Sati and child marriage were practiced. उस समय का समाज की अगर बात करें तो समाज जाति प्रथा के अंतर्गत जूझ रहा था। उस समय जाति प्रथा चलती थी, है ना। उसमें क्षत्रिय और ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता था। क्षत्रिय जो थे वो बेसिकली योद्धा माने जाते थे, योद्धा वर्ग में आते थे, है ना, और वो राज्यों पर राज किया करते थे। उसके बाद ब्राह्मण जो होते थे वो पंडित हुआ करते थे और वो उनका काम होता था राजाओं को सलाह देने का। इसमें आते थे वैश्य, जिनका काम वैश्य जो कि व्यापारी हुआ करते थे, ट्रेडर्स और मर्चेंट हुआ करते थे, यानी व्यापारी हुआ करते थे, जिनका काम राज्य के अंदर बेसिकली प्रशासनिक गतिविधि और राज्य से संबंधित गतिविधि को देखना होता था। उसके बाद शूद्र आते थे, जिनका काम होता था साफ सफाई से रिलेटेड चीजों को देखना, है ना, और उनके पास कोई खास अधिकार नहीं हुआ करता था। अल-बरूनी ने एक किताब लिखी थी तहकीक-ए-हिंद, है ना, जब वो महमूद गजनी के साथ में आया था। तो अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद जब किताब लिखी तो उसमें ये भी उसने एक नए सामाजिक ग्रुप के बारे में बताया जिसका नाम था कायस। कायस तो वो लोग हुआ करते थे जो कुछ दूसरी फर्दर जॉब किया करते थे, जिसमें कुछ होते थे जो किताबें रखने का काम किया करते थे, कुछ इस प्रकार। हालांकि उस समय सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह और सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा यानी जो अगर किसी लेडीज का हस्बैंड अगर उसके जीते जी मर जाता था तो उसे भी उस अग्नि में आत्मदाह करना पड़ता था, इसे सती प्रथा कहा जाता था। और बाल उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था, इसे बाल विवाह कहा जाता था, चाइल्ड मैरिज कहा जाता था। अब हम देखते हैं उस समय इकोनॉमी कैसी रहती थी। The two main occupations were agriculture and trade. The regional kingdom of this period had trade contract with Southeast Asia, China, the Mediterranean and Western world.
The main item of trade include spices, precious stones and textile. Horses were regularly imported to the Indian subcontinent. Trade guilds or shrenis were established to regulate trade. The Shrestin or the member of the trade guild held an important position in the city administration as well. अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति की, तो जो आर्थिक व्यवस्था थी वहां पर बेसिकली इस समय 9th से 12th सेंचुरी के बीच में जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था लोगों का, वो होता था एक तो ट्रेडिंग करना, मतलब मसाला वगैरह का ट्रेडिंग करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और एक होता था खेती करना, एग्रीकल्चर करना। तो बेसिकली ये दो चीजें उस समय मुख्य रूप से हुआ करती थी। ट्रेडिंग के लिए उस समय तक साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री हुआ करती थी, वो जैसे चाइना और मेडिटेरेनियन और कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड, इनसे हम कॉन्ट्रैक्ट किया करते थे, व्यापार की डील किया करते थे। ठीक है, उस समय ऐसा हुआ करता था। और उस समय जो मुख्य चीजें बेची जाती थी उसमें मसाले, कुछ बेशकीमती पत्थर, है ना, कपड़ा, सिल्क वगैरह, कॉटन वगैरह। सिल्क तो फिर चाइना से बहुत टाइम बाद आया, बट एक्चुअली टेक्सटाइल भी हम एक्सपोर्ट किया करते थे। उसके बाद राजाओं के लिए भिन्न किस्म के घोड़े मंगाए जाते थे। ठीक है ना। उसके बाद जो है ट्रेड गिल्ड्स की स्थापना की जाती थी, यानी कुछ ऐसे लोग होते थे मनी लेंडर, पैसे देने वाले लोग, जिनके पास पैसा होता था और वो किसानों को, है ना, एक जो भी सीमित ब्याज दर है, हालांकि वो ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हुआ करता था, लेकिन वो बेसिकली ट्रेड गिल्ड्स का काम होता था व्यापार को प्रॉपर तरीके से चलाए रखना। तो व्यापारिक व्यक्ति होते थे, है ना, जो व्यापारी हुआ करते थे, उन्हें बेसिकली ट्रेड गिल्ड्स का काम होता था फाइनेंस करने का, पैसे देने का, है ना। तो इस ट्रेड गिल्ड्स को श्रेणीज कहा जाता था और इसके जो मेंबर होते थे उसे सेस्टीन कहा जाता था। श्रेणीज बेसिकली ट्रेड गिल्ड्स को कहा जाता था और श्रेष्ठीन उसके सदस्यों को कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद, है ना, तो जो गिल्ड होते थे इनका काम जैसे व्यापार में तो है ही, उसके बाद शहर में हो रहे प्रशासन को देखने का काम भी इन्हीं का होता था। अब हम पढ़ेंगे टर्किश इन्वेजन कि किस तरह से टर्की भारत में आए। चलिए। After the death of Harshvardhan, there was a period of political unrest. A large number of small kingdoms declared their independence. The Turks started showing interest in the Indian subcontinent around 11th century 1027 Common Era. Mahmud of Ghazni had heard about India's wealth and therefore decided to invade the Indian subcontinent. Between 1001 CE to 1027 CE, Mahmud raised India 17 times. He conquered Multan, Peshawar, Kangra, Thaneshwar, Kannauj, Mathura, Gwalior, Somnath, Kashmir and Punjab. Mahmud did not want to rule over India as his interest lay in the wealth of India. He is known to have decorated his own palace, mosque and other building with the loot he got from India. Many scholars who were part of Mahmud's court wrote about India. Al-Baruni wrote about India people in his book Tahqiq-e-Hind, while Firdausi wrote the Shahnama, which was Mahmud of Ghazni biography. Mahmud's successor showed no interest in India. However, the attack of Mahmud of Ghazni paved way for the future invasion. अगर हम बात करें टर्किश इन्वेजन की, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक भारत के अंदर या उस समय जो आपकी सल्तनत थी या जो राज्य जो प्रांत जिसमें हर्षवर्धन का राज हुआ करता था, या भारत में हर्षवर्धन के बाद, हर्षवर्धन सम्राट थे, है ना, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के अंदर, है ना, बेसिकली एक राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी, है ना। तो कई तरह के छोटे छोटे राज्य बढ़ चुके थे, है ना, जो है पूरा राज्य एक पूरा राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था, है ना। कई छोटे छोटे लोगों ने, मतलब कई छोटे छोटे राजाओं ने अपने राज्य बना लिए, अपने राज्यों को स्वतंत्र घोषित कर दिया। टर्किश जो थे बेसिकली 11वीं शताब्दी के आसपास, यानी 1027 CE के आसपास टर्किश जो थे रूलर जो थे, उनको भारत में इंटरेस्ट आने लगा, खासकर भारत की संपत्ति में। अगर हम बात करें महमूद गजनी की, तो महमूद गजनी ने भारत की संपत्ति के बारे में बहुत सुना था, तो उसने 1000 CE से 1027 CE के बीच में,
है ना, भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया, है ना, और 17 बार के आक्रमण में उसने मुल्तान, पेशावर, कांगड़ा, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर और पंजाब इस पे राज किया। हालांकि उसको भारत में राज करना ही नहीं था, उसको यहाँ पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो यहाँ पर राज करे, उसको यहाँ पर रूल नहीं करना था। उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, उसकी जो रुचि थी वो भारत की संपन्नता में थी, भारत के धन में थी, क्योंकि उसको अपना खुद का पैलेस चाहिए था, है ना, मस्जिद चाहिए थी, है ना, उसको अपने लिए बिल्डिंग चाहिए थी। जो भारत से उसने जो भी लूटा, उस लूट से उसको जो है बेसिकली पैलेस, मॉस्क्यू और अदर बिल्डिंग्स बनानी थी। कुछ स्कॉलर, कुछ विद्वान जो मोहम्मद के कोर्ट यानी राज दरबारी नहीं होते हैं, तो ऐसे राज उसके महमूद के दरबार में जो थे उन्होंने भारत के बारे में लिखा है। अल बरूनी, है ना, जो कि उसका एक कोर्ट पोएट था, उसने तहकीक-ए-हिंद नाम की बुक लिखी, है ना, जिसमें भारत के लोगों के बारे में बताया गया। जबकि फिरदौसी, है ना, जिन्होंने शाहनामा लिखी, जो कि महमूद गजनी की बायोग्राफी है। महमूद के आगे जो भी उसके शासक आए, जो भी उत्तराधिकारी महमूद के आए, उन्होंने भारत में राज करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि महमूद गजनी ने जिस तरह से भारत के अंदर आक्रमण किया था, उससे बाकी देश जो थे उनको भी लगा था कि वो आक्रमण कर सकते हैं, घुस सकते हैं और राज कर सकते हैं। In 1150 CE, the Ghaznavid Empire was captured by the Ghoridas, who belonged to Ghor, which is a part of present-day Afghanistan. By 1187 CE, Lahore, the last stronghold of Ghaznavid, was conquered by Mahmud Ghori. Unlike Mahmud Ghazni, Muhammad Ghori wanted to rule over India. Prithviraj Chauhan military achievements include bringing Mahoba, Bundelkhand and Gujarat under the Chahman. Prithviraj Chauhan's military success has been mentioned in Prithviraj Daso, written by his court poet Chand Bardai. Muhammad Ghori fought the two battles of Tarain against Prithviraj Chauhan. Prithviraj Chauhan died in the second battle of Tarain. After Prithviraj Chauhan's death, Muhammad Ghori laid the foundation of Turkish rule in India. After establishing the Turkish Empire in India, Muhammad Ghori decided to leave India and left the conquered territory in the capable hand of his slaves. तो जैसा कि मैंने कहा कि महमूद गजनी की जो उत्तराधिकारी जो थे, उनको भी भारत में राज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसा कि हमने सुना, जैसा कि हमने पढ़ा भी जाना कि जिस तरह से टर्की ने भारत में आक्रमण किया था, इससे बाकी देश के जो शासक थे उनको भी लगा कि भारत में वो इन्वेजन कर सकते हैं और भारत में अपनी सत्ता बना सकते हैं। तो 1150 के आसपास गजनवीद एम्पायर यानी महमूद गजनी के द्वारा जो संस्थापना की गई राज्यों की उनकी बात हो रही है, तो गजनवीद एम्पायर जो कि घोरीदास ने कैप्चर की थी, है ना, जो कि आज समय अफगानिस्तान में है ना, प्रेजेंट डे में जो अफगानिस्तान में है बेसिकली। तो घोरीदास ने, है ना, जो कि घोर वंश का था, है ना, उसको उसने राज किया था। 1187 CE के आसपास लाहौर, है ना, लाहौर में गजनवीद ने बहुत स्ट्रगल किया, है ना, उन्होंने वहां तक अपनी सत्ता बनाई, है ना, और उसके बाद जो लाहौर जो था वो मोहम्मद गोरी के हाथों में आ गया, ठीक है ना। अब महमूद गजनी की तरह ऐसा नहीं था कि मोहम्मद गोरी को राज मतलब संपत्ति में इंटरेस्ट था, नहीं, मोहम्मद गोरी को करना था भारत पे राज। पृथ्वीराज चौहान की मिलिट्री अचीवमेंट से जो था बेसिकली पृथ्वीराज चौहान ने अपनी मिलिट्री अचीवमेंट से मतलब अपनी स्किल से, है ना, तो उसने कुछ चीजों को अचीव किया, जैसे महोबा हो गया, बुंदेलखंड हो गया, गुजरात, है ना, ये चाहमन, है ना, मतलब पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहा हूं, जो कि एक चाहमन वंश जो राजपूतों में आते हैं उसके शासक रहे थे, तो इन्होंने इन पे राज किया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने बेसिकली जो है अपनी मिलिट्री स्किल से बुंदेलखंड वगैरह पे राज किया। और पृथ्वीराज चौहान की जो मिलिट्री स्किल्स है वो हमें उनकी बायोग्राफी पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई ने लिखी थी, है ना, उसमें भी जानने का मौका मिलता है। चंद बरदाई उनके कोर्ट पोएट थे, राज कवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम की बायोग्राफी लिखी, जीवनी लिखी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मिलिट्री स्किल्स के बारे में है। मोहम्मद गोरी ने तराइन में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया 2 बार। पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन के दूसरे युद्ध में मारे गए। पृथ्वीराज चौहान के बाद जो है मोहम्मद गोरी ने, है ना,
जो है टर्की शासन की नींव रख चुके थे भारत के अंदर। ठीक है, टर्किश एम्पायर जो था वो भारत के अंदर एस्टेब्लिश हो चुका था। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने भी कुछ समय तक उस पर राज किया। उसके बाद अपने गुलामों के हाथ में बेसिकली उसे छोड़ दिया था। जो भी उनके गुलाम हुआ करते थे, जो भी वफादार गुलाम एक हुआ करता था, उसे वो राज्य छोड़ करके चला गया। अब हम फाइनली पढ़ रहे हैं चोल वंश के बारे में कि चोला वंश का सिस्टम कैसा था। बेसिकली द चोला वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम दैट स्प्रेड अक्रॉस Tamil Nadu and part of Karnataka. Karikala was a famous Chola ruler. Under his reign, the Chola Empire became powerful. After Karikala's reign, the Chola Empire faded into oblivion. However, the Chola started becoming powerful under Vijayalaya in 850 CE. Vijayalaya made Tanjore his capital and then went on to rule till 870 CE. Although Vijayalaya consolidated the Chola Empire, it was during the rule of Rajaraj I and his son Rajendra I that the Chola Empire became powerful. अब हम चोल वंश की अगर बात करें तो चोल वंश जो था वो बहुत ही मजबूत बोल सकते हो शासनकाल माना गया। ठीक है ना, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ हिस्सों तक था। ठीक है ना, और करिकला चोल वंश का सबसे फेमस है ना राजा माना जाता है। उसके शासनकाल में करिकला जो है मतलब उसके शासनकाल में उसने बेसिकली चोल वंश काफी शक्तिशाली माना जाता था। करिकला के बाद जो था चोल वंश में कुछ समय तक एक बोल सकते हो डिक्लाइनेशन देखने को मिला, थोड़ा सा परिवर्तन आया है ना। हालांकि चोल वंश का जो राजा था विजयलय है ना 850 CE में जो आया था, उसने फिर से चोल वंश को ताकतवर बनाया है ना। विजयलय ने ठीक है, विजयलय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद उसने 870 CE तक उसमें उन्होंने राज किया है ना। हालांकि विजयलय जो था उसके बाद राजाराज फर्स्ट है ना और राजेंद्र फर्स्ट के शासनकाल में ही चोल वंश जो था वो शक्तिशाली माना जाता है। अब हम बात करें राजाराज फर्स्ट जिसका जिक्र हुआ है, तो राजाराज फर्स्ट ने 985 CE से 1016 CE तक यानी 985 कॉमन एरा से 1016 कॉमन एरा तक राजाराज फर्स्ट ने राज किया। तो राजाराज फर्स्ट was a strong and efficient Chola ruler. Due to his military skill, he was able to conquer numerous territories. He defeated the Cheras and conquered Madurai. In the Deccan, the Chalukya accepted his sovereignty. Under Rajaraj first rule, the Chola Empire had a strong and efficient navy, which helped the Chola annex the northern region of Sri Lanka. The region became a Chola province and was named Muhammadi Chola Mandalam. The beautiful Shiva temple, Rajeshwar temple, Raja Rajeshwara temple, also known as the Brihadveshwar temple, was built at Tanjore during the reign of Rajaraj I. The wall of the temple are engraved with his accomplishment. चलिए अब राजाराज फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं है ना, जो कि बेसिकली आपका विजयलय के बाद आए है ना। तो राजाराज फर्स्ट जो थे वो बहुत ही एक आप बोल सकते हो एक काबिल शासक चोला वंश के थे। उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल से ठीक है ना कई प्रांतों को जीता है ना, कई टेरिटरीज को जीता है ना। उन्होंने मदुराई में चेरा को हराया, चेरा वंश को हराया और मदुराई में अपनी सत्ता जमाई। ठीक है, चालुक्य वंश को हराया ढक्कन में और वहां पर उन्होंने अपनी सत्ता जमाई। राजाराज फर्स्ट के शासन में चोल वंश जो था वो काफी मजबूत हो चुका था और उसी समय उन्होंने नेवी यानी उनकी वो सकते हो वाटर आर्मी जो थी उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, जिसको कि अगर बात करें उसी की मदद से उसी नेवी की मदद से उन्होंने श्रीलंका तक अपना विस्तार कर लिया था है ना। ये जो वंश जो था ये काफी बेसिकली बहुत मजबूत हो चुका था चोल वंश राजाराज फर्स्ट के समय, और श्रीलंका के इन्होंने नॉर्दर्न रीजन में अपनी सत्ता जमा ली थी और उस नॉर्दर्न रीजन को इन्होंने बाद में नाम दिया मुहम्मदी चोलामंडल है ना। और यहाँ पर जो है बेसिकली जो है राजा राजेश्वर टेम्पल बनाया गया। उसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल जो है ना उसके नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि तंजौर में बनाया गया था राजाराज फर्स्ट के समय। ठीक है ना, और इसमें इनकी दीवारों पर बृहदेश्वर टेम्पल की दीवारों पर
राजा की उपलब्धियों के बारे में बेसिकली लिखा गया है, ठीक है ना। अब राजा राज फर्स्ट के बाद बेसिकली उनके बेटे आए राजेंद्र फर्स्ट, है ना। उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल से, है ना, जो बेसिकली राजा राज फर्स्ट ने अचीव किया था, सेम उतना ही पावरफुल पोजीशन उन्होंने बना करके रखी थी, ठीक है ना। राजा फर्स्ट ने बेसिकली, जो राजा राज फर्स्ट ने जो सपना देखा था कि वो श्रीलंका को राज कर सके, लेकिन वो सिर्फ नॉर्थ रीजन तक जा सके, राजेंद्र फर्स्ट ने इस सपने को पूरा किया था, अपने पिता के सपने को कि श्रीलंका तक राज कर सके। राजेंद्र फर्स्ट ने, है ना, राजेंद्र प्रथम ने, उन्होंने बेसिकली इस सपने को पूरा किया, है ना। पाल वंश के शासक को भी राजेंद्र ने हरा करके, है ना, पाल वंश के शासक जिसका नाम था महिपाल, उसको उन्होंने हराया और बंगाल में अपनी सत्ता जमाई। उसके बाद, है ना, जो है बेसिकली उन्होंने जब बंगाल के राजा महिपाल को हराया, है ना, तो तब उनको एक टाइटल मिल चुका था जिसको कहा जाता था गंगई कोंडा, ठीक है ना। गंगई कोंडा एक टाइटल उनको मिला जिसका मतलब था कॉन्करर ऑफ द गंगा, यानी गंगा का शासक, है ना। तो उन्होंने जो था बेसिकली जो है गंगई कोंडा की उनको उपाधि दी गई, है ना, कि गंगा का विजेता या गंगा का जो है कॉन्करर, है ना, उसको कहा गया, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने अपनी जीत के बाद गंगा के किनारे एक शहर बसाया, है ना, एक नए शहर की नींव रखी जिसे कहा गया गंगई कोंडा चोलापुरम, है ना, ये जो है उसे नाम दिया गया उस शहर को। चलिए अब चोला इंक्रिप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो चोला इंक्रिप्शंस आर द मेन सोर्स। इंक्रिप्शंस यानी स्टोन्स पर या मेटल्स पर लिखे गए इंफॉर्मेशन, उसको इंक्रिप्शंस कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं चोला इंक्रिप्शंस के बारे में, यानी चोल वंश के समय कौन कौन से इंक्रिप्शंस थे वो हम जानने का मौका हमें इसके अंदर मिलेगा। चलिए, तो चोला इंक्रिप्शंस आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर। These inscriptions were carved on temple wall and copper plate. They provide details of the ruler, their administration, grants and donation, and the revenue system. चोल वंश के समय जो इंक्रिप्शंस जो इश्यू हुए बेटा, वो मुख्य स्रोत है उस समय की जानकारी का। चोल वंश के समय, है ना, जो इंक्रिप्शंस इश्यू हुए, है ना, वो बेसिकली वो इंक्रिप्शंस मंदिरों की दीवारों पर देखे जा सकते हैं या तांबे की प्लेट पर, जिन्हें ताम्रपत्र भी कहा जाता है, उस पर देख सकते हैं, ठीक है ना। उस समय के राजा, उस समय के प्रशासन, उस समय के उनके दान धर्म और उस समय के उनके रिवेन्यू सिस्टम को बेसिकली उस समय बता दिया जाता था। The Chola inscriptions also mention the military achievement of the Chola ruler. Certain inscriptions describe the different functions performed by village assembly, trade guilds, and other similar offices of the administration. Land grants were also recorded on copper plates. These inscriptions were usually in Sanskrit and started with praising the deity revered by the ruler. It then went on describe the ruler and its prisoners. It also gave detail of the ruler achievements. जो चोल इंक्रिप्शंस हुआ करते थे, उसमें चोल वंश के जो राजा थे उनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में भी बताया जाता था। और कुछ इंक्रिप्शंस ऐसे थे जिनमें गांव में जो सभाएं चलती थी उनके बारे में, या जो व्यापारिक समूह हुआ करते थे, ट्रेड गिल्ड्स, है ना, व्यापारिक समूह, उनके बारे में दे रखा होता था। प्रशासन में ऑफिस दफ्तर कैसे हुआ करते थे वो बताया जाता था। कॉपर की प्लेट पर जमीनों के रिकॉर्ड कि किसको कितनी जमीन दी वो उसके अंदर लिखा जाता था, ठीक है ना। ये इंक्रिप्शंस जो होते थे संस्कृत में लिखे होते थे और शुरुआत में इंक्रिप्शंस लिखने के पहले जैसे हम लिखते श्री गणेश या जय माता दी ऐसे यूजुअली लिखते हैं, तो ऐसे इंक्रिप्शंस की शुरुआत में बेसिकली आपका शासकों के द्वारा भगवान के प्रणाम किया जाता था, है ना। उसके बाद इसमें रूलर और प्रीडिसेसर्स मतलब उनके पूर्वजों के बारे में बेसिकली लिखा होता था, और इसमें राजा के अचीवमेंट्स के बारे में बेसिकली लिखा होता था, ठीक है ना। तो ये जो इंक्रिप्शंस होते थे बेसिकली ये बेटा मैग्निफिसेंट तरीके से टेम्पल्स की दीवारों पर लिखवाए जाते थे ताकि आने वाले समय में चोल वंश के प्रशासन के बारे में लोग जान सके, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें बृहदेश्वर टेम्पल की, है ना, तो जो एक गांव का नाम लिया था हमने गोंगई कोडा चोलपुरम, उसके प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में हमें बृहदेश्वर टेम्पल में भी जानने को मिलता है ना, कि उन्होंने किस तरह से उस समय की प्रशासनिक गतिविधियों को देखा,
है ना। उसके बाद चोल वंश की जो जीत है या बोल सकते हैं उनकी जो जीत है उसके बारे में लिखा होता था, या उस समय के आर्किटेक्चर कि चोल वंश किस तरह के आर्किटेक्चर को पसंद करता है वो उसके अंदर लिखा होता था, ठीक है ना। द चोल वर ऑल्सो नोन फॉर देयर ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जो चोल वंश जो हुआ करता था वो ब्रॉन्ज संस्कृति के लिए भी जाना जाता था, सॉरी ब्रॉन्ज शास्त्रों के लिए भी जाना जाता था। टेम्पल वर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड लाइफ during the Chola period centered around them. The temples were a place of gathering and all religious, social and cultural functions were held in the temples. The temples had their own administrative system. जो मंदिर हुआ करते थे बेटा, तो मंदिर में जैसा कि हमने कहा वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हुआ करता था उस समय के लोगों का, चोल वंश के समय, है ना। उसके बाद जो अगर हम बात करें जितने भी धार्मिक केंद्र या धार्मिक प्रथाओं का या धार्मिक परंपराओं का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था, या सांस्कृतिक चीजों का केंद्र होना या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र जो होता था, जितना भी कुछ होता था धार्मिक कार्यक्रम हो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वो बेसिकली मंदिर में ही किए जाते थे और मंदिर का अपना एक खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानना कि चोल वंश के समय प्रशासनिक गतिविधि कैसे हुआ करती थी। The king was the head of the state who was assisted by council of ministers. The inscriptions of the Chola period provide information on the elaborate and efficient administrative structure that was prevalent during the Chola period. Besides the council of ministers, there were numerous other officials such as Penudaram or the higher officials and Sirutaram or lower officials. The officials were mostly paid through land grant. The Chola Empire was divided into mandalam or provinces. They were governed by the family member of the royal household. Mandalam were further divided into Valandas or district. These Valandas were further divided into Nadus. A group of village made one Nadu. Agriculture was the main occupation and group of village consisted of Velas और peasants families. चोल प्रशासन के समय जैसा कि हमने कहा कि मुख्य तो राजा हुआ करता था, उसके बाद राजा के बाद आता था मंत्री परिषद जिसका काम होता था, है ना, राज्य की गतिविधि को देखना, मंत्री परिषद, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंक्रिप्शन जो हमें चोला वंश के समय मिलते हैं वो हमें उस समय की जानकारी देते हैं कि किस तरह उस समय का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हुआ करता था। ओके, चलिए चोला पीरियड के समय अगर हम बात करें तो जो काउंसिल मिनिस्टर हुआ करता था उसके अलावा कुछ और भी ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे जो उच्च दर्जे के अधिकारी हुआ करते थे उनको पेनुडरम कहा जाता था, जो निचले दर्जे के अधिकारी हुआ करते थे उनको सिरुतरम कहा जाता था, ठीक है ना। और जितने भी अधिकारी होते थे उनको सैलरी के बजाय जमीनें दे दी जाती थी, है ना, लैंड ग्रांट्स उनको बेसिकली मिलती थी। चोल जो प्रशासन होता था, चोल प्रशासनिक चोला वंश के जो शासन का जो एरिया था, एम्पायर जो था बेसिकली, है ना, तो या चोल सल्तनत जिसे आप बोल सकते हो, तो जो एम्पायर था, है ना, बेसिकली उसको डिवाइडेड प्रांत जो था चोल वंश का उसको बेसिकली मंडलम में डिवाइड कर दिया गया जिनको छोटे छोटे प्रोविंसेस कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो मंडलम होते थे, है ना, जो मंडलम होते थे बेसिकली इनको राजघरानों के द्वारा राज किया जाता था। उसके बाद मंडलम हो जाते थे, मंडलम के बाद जो है बेसिकली उस मंडलम को भी और छोटे निचले हिस्सों में और डिवाइड कर दिया जाता था जिनको वेलेंडस कहा जाता था, जिन्हें हम जिले कहते हैं। उसके बाद जो वेलेंडस होते थे उनको नाडूस में कन्वर्ट कर दिया जाता था, मतलब वो नाडूस से मिलकर के बनते थे। नाडूस मतलब गांवों का समूह जो होता था उसे हम नाडूस कहा जाता था, ठीक है ना। एग्रीकल्चर जो होता था वहां का मुख्य ऑक्यूपेशन हुआ करता था, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो ग्रुप ऑफ विलेज होते थे उनके अंदर पीसेंट्स फैमिली ज्यादा हुआ करती थी, है ना, जिन्हें वेलास कहा जाता था, वेलालास, है ना, यानी कि आपके काश्तकार लोग या किसान वर्ग जो हुआ करता था। तो एज मेंशन अर्लियर द चोला रूलर वुड गिव लैंड ग्रांट, they would give land grant to Brahman and temples. This type of land grant was known as Brahmadya. This could be one of the reason why a large number of Brahman settlement come up in South India. Two types of assemblies were formed, the Sabha and Ur. The Brahman formed the Sabha while the rest of the non-Brahman
population from the Ur. Nagaram was another group which consisted of the traders and merchants. A description of the three types of assembly, the Sabha, Ur and Nagaram, have been found in the inscription of Uttar Merur. तो जैसा कि हमने कहा कि भैया चोल वंश के समय सैलरी के बजाय वो लैंड ग्रांट दे दिया करते थे, है ना, मतलब जमीन दान दे दिया करते थे कि भैया आप उस पे मतलब सैलरी के तौर पर आप उस पर कमा करके खाइए, कुछ ऐसा। तो जो मंदिरों के नाम से जमीन दे दी जाती थी या ब्राह्मणों को जो जमीन दे दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था या ब्राह्मदेय कहा जाता था, है ना। यही कारण है शायद कि साउथ इंडिया में जो है बहुत सारे मंदिरों पर जमीनें मिलती है ना। चलिए, उसके बाद उस समय दो तरह की सभाएं हुआ करती थी, है ना, दो टाइप की असेंबलीज हुआ करती थी जिसे सभा और उर कहा जाता था। सभा में ब्राह्मण हुआ करते थे, जबकि आपके जो नॉन ब्राह्मण हुआ करते थे वो आपके उर के अंदर आते थे। इन सभा और उर के अलावा नागरम नाम की एक और जो थी वो असेंबली बना करती थी, जिसमें गांव के ट्रेडर्स राज्य के व्यापारी यानी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स आया करते थे, ठीक है ना। और ये जो तीनों टाइप की जो सभाएं हैं, है ना, सभा, उर और नागरम असेंबली जो है ना, इसका जिक्र हमें उत्तर मेरूर से जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले उस समय प्राप्त होता है। चलिए, अर्गेरियन एक्सपांशन अंडर द चोला। अब हम देखते हैं अग्रेरियन एक्सपांशन कैसे हुआ चोला वंश के, है ना, चोला प्रशासन के दौरान। तो लैंड रेवेन्यू वाज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द चोला एंड द स्टेट शेयर वाज फिक्स्ड टू बी 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। The practice of land survey on the regular interval classified land on quality, after which the amount of revenue was revised. Agriculture was an important occupation and therefore special attention was given to maintaining and improving the irrigation facilities. Village assemblies were responsible for irrigation facilities. They were also responsible for constructing and maintaining large water tanks which were used to collect rainwater. They also built canal, tanks, dams and wells. The Chola also built an anecut over the Kaveri river. तो जैसा कि हमने कहा जब मेन ऑक्यूपेशन खेती हुआ करता था, है ना, और चोल वंश के समय, है ना, जो कमाई होती थी राज्य की वो बेसिकली जमीनों के रेवेन्यू से होती थी। लैंड रेवेन्यू जो होता था वो मुख्य स्रोत हुआ करता था कमाई का, ठीक है ना। तो चोल वंश के समय उन्होंने हर राज्यों के लिए फिक्स कर रखा था कि भैया चोल एम्पायर में जो भी स्टेट है, जो भी प्रांत है ना, उनका जितना भी रेवेन्यू होगा उसका 1/3 एस टैक्स आपको देना पड़ेगा, एस टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो था बेसिकली एग्रीकल्चर वहां का मेन ऑक्यूपेशन हो रखा था, इसलिए जो मुख्य जो ध्यान दिया जाता था राजा के द्वारा या राजा के जो अधिकारी होते थे वो खेती पर दिया करते थे। वो मेंटेन करते थे कि गांव में प्रॉपर जो है इरिगेशन फैसिलिटी है कि नहीं है, गांव में गांव सभा जो है वो इसका ध्यान दे रही कि नहीं दे रही है। उसके बाद उस समय वो टैंक, है ना, डैम, है ना, उसके बाद कुएं, ऐसी चीजें बना दिया करते थे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी रिजर्वायर बनाए, है ना, कावेरी नदी के पास में। द चोला रूल्ड फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर विच दे सॉ अ ग्रेजुअल डिक्लाइन। द फर्स्ट ब्लो केम इन 1270 when they were defeated by the Pandyas. The Chol dynasty finally come to an end in 1279. However, their legacy and grandeur are still visible from the architectural structure of their time. तो जैसा कि हमने पढ़ा, है ना, चोला वंश के समय, चोला प्रशासन के बारे में, तो चोल वंश ने काफी लंबे समय तक राज किया, लेकिन उसके बाद उसे एक बहुत ही बुरा पतन देखने को मिला, एक डिक्लाइन उसको देखने को मिला। इसकी सबसे पहली लहर जो थी वो 1217 में आ चुकी थी, जब उनको पांड्या से हार मिली। जब पांड्या से उनको 1217 में हार मिली, तब फाइनली चोला डायनेस्टी कहीं हद तक एक पतन की कगार पर जा चुका था, और 1279 में फाइनली चोला का वंश खत्म हो चुका था। चोल वंश जो है पूरी तरह से खत्म हो चुका था, है ना। हालांकि उनकी लेगेसी और उन्होंने जो प्राप्त किया वो अभी भी हमें उनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल में, या उस समय की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थी बेसिकली उसमें जानने को मिलता है। किस तरह से बृहदेश्वर मंदिर में उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स, उपलब्धियों को छपवाया, है ना, उनकी जीत गाथाएं जो थी उसके अंदर उन्होंने बुधवाई या बताई, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपने न्यू किंग्स एंड किंगडम चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली
डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में जाना कि किस तरह से साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया के अंदर पाल, प्रतिहार, राजपूत है ना, और कुछ और तर्किश जो थे इन्होंने राज किया। और चोल वंश का जो प्रशासन था वो किस समय तक, लंबे समय तक चला, उसके समय उनकी इंक्रिप्शंस कैसे थे, प्रशासनिक गतिविधि कैसी थी, वो सब हमने पढ़ी और उन्होंने जो जो इंप्रूवमेंट किया वो हमने देखा। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का समरी। फर्दर इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए और अपने डाउट शेयर कीजिए। डेफिनेटली वी विल सॉल्व योर डाउट्स। टिल देन स्टे एट होम, use the precaution regarding the COVID-19, be safe at your home. Have a good day. Bye bye. Thank you so much.